हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, आपको पता है यहाँ पर हमने आपके लिए पीएफआरडी एंड सेबी के लिए काफ़ी सारी अच्छी सीरीज निकाल रखे हैं। एंड इसी में आज हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, दैट इज ऑल्सो ऑन पब्लिक डिमांड एक्चुअली, जो है आपकी कंपनीज एक्ट। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए मैं बेसिकली इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन सभी कवर करने वाली हूँ। उससे पहले आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। क्या है वो चीज़ें? कि आपके पास जो एग्जाम आता है वो काफी फैक्चुअल होता है कंपनीज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस की अगर हम बात करें। तो आपको नंबर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, इंटरेस्ट का क्या परसेंटेज है, पेनल्टी कितना लग रहा है, कितने मेंबर्स कहाँ पर होते हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से रट लेनी है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक पेन और पेपर लेकर बैठो और जो जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो नंबर्स आपके सामने स्पेशली आ रहे हैं, उनको साथ में लिखते हुए चलना। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे चैप्टर 3 की कंपनीज एक्ट के, जो बोलता है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंपनीज एक्ट जो है वो पहली बार 1956 में आपका इनेक्ट हुआ था। लेकिन 1956 से लेकर अभी तक अगर हम बात करें तो बहुत बार अमेंडमेंट्स आ चुके हैं। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो आपका 2020 में आया था। तो 2020 में जो अमेंडमेंट्स हमारे आए, उसके अकॉर्डिंग ही हम आज की जितनी भी लेक्चर में आगे पूरी सीरीज में पढ़ाई करने वाले हैं वो वैसा ही करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, ये जो हमारा नया एक्ट आया है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, ये इसमें आपके पास 61 सेक्शंस हैं और जिनमें की अमेंडमेंट्स हुए, और 4 नए सेक्शंस हैं जहां पर जिनको इन्फ्यूज किया गया, इनको ऐड किया गया है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा पहला चैप्टर जो है, चैप्टर 3 आई मीन, किसके बारे में है? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो अब आपको पता है, एक कंपनी यहाँ पर शेयर्स अपने दो तरीके से निकालती है। कैसे कैसे निकालती है? या तो पब्लिकली ऑफर करती है उनको, या तो फिर प्राइवेटली। ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, या तो क्या होता है आपका, पब्लिक प्लेसमेंट होता है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं पब्लिक प्लेसमेंट की, तो पब्लिक प्लेसमेंट में आप क्या देखते हो कि कंपनी के पास दो ऑप्शन है, कि या तो कंपनी खुद से यहाँ पर अपने शेयर्स को इशू कर दे, दूसरा कंपनी यहाँ पर एक इंटरमीडियरी, एक एजेंट, यहाँ पर एक मर्चेंट बैंकर हो सकते हैं, जिनको बोले एक अंडरराइटर हो सकते हैं, कि आप मेरे पास से ये शेयर्स लो और पब्लिक को इशू कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो इंटरमीडियरी है, ये भी क्या कर सकता है, या तो ये पूरा पेमेंट एक बार में कर सकता है, या फिर ये इस पेमेंट को पार्ट्स में कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास में अब जब भी पब्लिकली शेयर्स को इशू किया जाता है, तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रोस्पेक्टस एक वो डॉक्यूमेंट हो गया जहां पर कि हमारे ये बताना है एज अ कंपनी कि हम कितने शेयर्स को अपना इशू कर रहे हैं, हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे कि यहाँ पर हम बताएंगे कि हमारी कंपनी किस किस तरह के फाइनेंशियल रिस्क फेस कर सकती है। ऑल्सो यहाँ पर बताया जाएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट अगर हमारे पास सर्क्यूलर्स हैं, ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसे डिस्क्लोजर्स हैं, मैटर्स, रिपोर्ट्स, जो कि हमारे इन्वेस्टर्स के डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, तो हमें वो सारी बातें बतानी होंगी। अब हमारे पास अलग अलग तरह के प्रोस्पेक्टस भी रहते हैं, जिन्हें हम आगे चल कर पढ़ेंगे। अभी हम बस बेसिक बात समझते हैं कि भाई प्रोस्पेक्टस जो है, उसमें कंपनी का नाम, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, उसका सीआईएन कहाँ पर है, उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या है। ठीक है, यहाँ पर हमें ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ऑल्सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मोड ऑफ अलॉटमेंट क्या रहेगा, रिफंड कैसे होगा, और डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर्स, ये सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है। मैंने समझा दिया प्रोस्पेक्टस क्या होता है। अब यहाँ पर आपके पास में दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था कि कंपनी खुद से अपने जो शेयर्स हैं वो इशू कर दे पब्लिक को। दूसरा था कि वो किसी अंडरराइटर से बात कर ले या फिर किसी मर्चेंट बैंकर से बात कर ले। तो ऐसे में अब इन्होंने जब इनको प्राइवेटली, ठीक है, चुपचाप यहाँ पर कुछ शेयर्स दिए, तो ऐसे में कंपनी को क्या करना होता है, कंपनी को कुछ डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करने होते हैं। अब वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें भी वही सेम इंफॉर्मेशन जानी चाहिए जो कि आप प्रोस्पेक्टस में दे रहे थे। और प्रोस्पेक्टस में जो इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, वो आपके डॉक्यूमेंट से क्यों मैच करनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो।
मान लो यहाँ पर पूरा पेमेंट जो था अंडरराइटर ने वो नहीं किया था, उसने मान लो 50 लाख के आपके शेयर्स थे, ठीक है, उसने आपको 30 लाख रुपए दे दिए, अभी 20 लाख रुपए नहीं दिए हैं। ऐसे में कंपनी ने यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए उनमें कोई गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या कर दी? जहां पर 200 लिखना था वहां उन्होंने 20 लिख दिया या फिर 2000 लिख दिया। तो यहाँ पर लाइबिलिटी किसके हाथ में जाएगी? लाइबिलिटी जाएगी हमारी कंपनी के पास में, जिसको अभी पूरा पेमेंट नहीं मिला था, ना कि अंडरराइटर के पास। तो यहाँ पर जो गड़बड़ की गई वो कंपनी और कंपनी के डायरेक्टर्स देखेंगे। ओके, इतना समझ में आ गया? अब आ जाओ। तो यहाँ पर चैप्टर 3 में सबसे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 23, जो कि हमसे क्या बोल रहा है? पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में बोल रहा है। ये हमसे कहता है कि अगर कोई पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं? मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। अब ये बोलता है कि अगर पब्लिक कंपनी तुमको शेयर्स इशू करने हैं तो जाओ पब्लिक को डायरेक्टली तुम शेयर्स इशू कर सकते हो पब्लिक ऑफर के थ्रू, या तो तुम प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो या राइट इशू और बोनस इशू कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर तुम एक प्राइवेट कंपनी हो तो यहाँ पर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू और बोनस इश्यूज के थ्रू अपने शेयर्स इशू करने हैं। अब यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट, मैंने प्राइवेटली यहाँ पर किसी से बात की, अकेले में बात की, मतलब 4 लोगों को सुनानी नहीं थी। सिमिलरली यहाँ कंपनी खुद अपने लिए इन्वेस्टर्स ढूंढेगी। उन इन्वेस्टर्स को एक फॉर्म होता है, पास फॉर्म जिसे हम बोलते हैं, वो फॉर्म देगी और बोलेगी कि देखो मैं अपने शेयर्स इशू कर रही हूँ, तुम चाहो तो मेरे शेयर्स खरीद लो। अब वो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? वो यहाँ पर हमें पैसा देंगे। और यहाँ पर कैसे हो रही है ये सारी बातें? आपस में बात हो रही है। जिन लोगों को, जो 50 एंजल इन्वेस्टर्स मैंने सिलेक्ट करे, केवल उन्हीं के पास मेरी कंपनी के शेयर्स जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आती है बात कि सेबी जो है, सेबी को बोला गया कि तुमको क्या देखना है? तुम्हें हमने इसलिए बनाया है कि किस तरीके से कंपनीज यहाँ पर अपने शेयर्स को इशू कर रही हैं, किस तरह से इन शेयर्स को ट्रांसफर कर रही हैं, और ये देखो कि लिस्टिंग कैसे हो रही है। ये भी देखो कि क्या प्रोस्पेक्टस जो है उसमें सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है या नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें ये सारी चीजों को रेगुलेट करना है। तो किसको पावर दी गई है? पावर दी गई है हमारे सेबी को। ठीक है, तो यहाँ पर अब किस किस चीज से रिलेटेड है? प्रोस्पेक्टस, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, अगर प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उनके रिडेम्पशन के लिए, या फिर कोई भी ऐसा सिमिलर मैटर। अगर आपको पता नहीं है प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, यहाँ पर प्रोस्पेक्टस मैंने ऑलरेडी बता दिया है, राइट इशू, बोनस इशू, तो एक बार कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के क्लास देख लेना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आता है हमारा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 25, जिसमें कि मैंने अभी जो आपको पूरी कहानी सुनाई थी वही बात हो रही है कि अगर कोई कंपनी अलॉट कर रही है अपने शेयर्स, या तो अग्री कर रही है कि भाई मैं अपने शेयर्स यहाँ पर किसी दूसरी कंपनी को अलॉट करूंगी। दूसरी कंपनी कौन है? इंटरमीडियरी, मर्चेंट बैंकर, या फिर आपके कोई अंडरराइटर, ताकि ये जो सिक्योरिटीज हैं ये तुम पब्लिक को इशू करो। एबीसी ने एक्सवाईजी से बोला तुम मेरे शेयर्स किसको दोगे? पब्लिक को इशू करोगे, इसलिए मैं अपने शेयर्स तुम्हारे नाम पर अलॉट कर देता हूँ। तो कोई भी ऐसी डॉक्यूमेंट जो कि यहाँ पर ऑफर फॉर सेल के लिए, पब्लिक के लिए बनाई गई है, ठीक है, तो वो हमारी क्या होगी? वो डीम्ड टू बी अ प्रोस्पेक्टस होनी चाहिए बाय द कंपनी। मतलब एबीसी ने एक्सवाईजी लिमिटेड को जो भी डॉक्यूमेंट दी है वो बिल्कुल वही डॉक्यूमेंट होनी चाहिए जो कि यहाँ पर पब्लिक के लिए दी जाती। और अगर कोई भी गड़बड़ यहाँ पर एबीसी ने कर दी इस प्रोस्पेक्टस में, इन डॉक्यूमेंट्स में, तो उसके कंटेंट में कोई भी गड़बड़, मिस स्टेटमेंट होने में पूरी की पूरी लायबिलिटी हमारी कंपनी की होगी, एबीसी की होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, यहाँ पर बोला गया कि अनलेस की कुछ और उल्टी चीजें हमें प्रूफ कर दी गई। अब ऐसा हो सकता है कि XYZ ने ही अपनी साइड से कोई गड़बड़ की थी, तो वो हमने अगर प्रूफ किया तो एक अलग बात है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज है या फिर हमारा एनी ऑफ देम है फॉर द सेल टू द पब्लिक, वो विद इन 6 मंथ्स हो जाना चाहिए आफ्टर द अलॉटमेंट। मतलब जब एबीसी ने शेयर्स किसके नाम पर दिए थे? एबीसी ने शेयर्स दिए थे XYZ के नाम पर। तो ये बोल रहे हैं कि बेटा XYZ,
अगर यहाँ पर तुम्हारे नाम पर शेयर्स दिए गए हैं, तुम्हें शेयर्स बोले गए कि बेटा हमारे शेयर्स तुम बेच देना, तो 6 महीने के अंदर अंदर ये शेयर्स पब्लिक को अलॉट कर देना, पब्लिक के लिए इशू कर देना। ठीक है। ऑल्सो जिस दिन ये ऑफर बना था, पूरा का पूरा कंसिडरेशन या तो कंपनी ने यहाँ पर रिसीव किया होगा या तो नहीं किया होगा। ठीक है। तो होल कंसिडरेशन ऑफ द रिसीव to be received by the company in respect of securities had not been received by it। तो अगर आपने उसको पूरा पैसा नहीं दिया है तो भी आपको 6 महीने के अंदर अंदर इन सिक्योरिटीज को बेचना होगा। किसको बेचना होगा? पब्लिक को। 50 लाख के यहाँ पर शेयर्स एबीसी ने आपको दिए, आपने केवल 20 लाख रुपए दिए या 30 लाख रुपए दिए, तो ऐसी सिचुएशन में 6 महीने के अंदर अंदर सारे शेयर्स किसको दे दो? पब्लिक को दे दो। ठीक है, वेट नहीं कराना है। ऑल्सो यहाँ पर जब आपको ऑफर की गई है सिक्योरिटीज, तो भी इनको जल्द से जल्द आप अपनी पब्लिक को दे दोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 26। ठीक है, यहाँ पर आपका इफेक्टिव हो जाता है, ये वर्क करेगा अगर कोई भी यहाँ पर ऐसे मैटर्स होते हैं जैसे कि भाई कितना अमाउंट है यहाँ पर, जैसे 50 लाख रुपए हमने देखे थे कि भाई 50 लाख रुपए थे, अब 50 में से 30 यहाँ पर एबीसी को दे दिए गए, 20 बचे हैं। तो आपको जो नेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन है जो रिसीव कर ली एबीसी ने या फिर जो अभी वो रिसीव करेगी, ठीक है, वो आपको यहाँ पर बतानी है जो आपकी ऑफर हुई है। इसके अलावा आपको ये बताना है कि वो टाइम और प्लेस कौन सा होगा जो कि बेस्ट है कि हम यहाँ पर इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें टाइम एंड प्लेस बताना है जहां पर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है रिलेटेड टू अलॉटमेंट हम उसे इंस्पेक्ट कर पा रहे हैं। ऑल्सो ये बोलते हैं कि वो पर्सन जो कि ऑफर बना रहे हैं, जो कि यहाँ पर ऑफर को दे रहे हैं, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक तो क्या कौन हो सकते हैं, कंपनी के प्रमोटर हो सकते हैं। ठीक है, या फिर पूरी की पूरी खुद की फर्म हो सकती है, उसको हम डायरेक्टर मानकर चलेंगे। अगर कोई भी मिस स्टेटमेंट हुई तो हमने देखा मिस स्टेटमेंट में कंपनी के डायरेक्टर्स को लायबल माना जाएगा। तो यहाँ पर जिसने ये ऑफर किया था उसी को हम लायबल मानकर चलेंगे। ऑल्सो यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई ऑफर हमारी कंपनी या फिर फर्म कर रही है तो वो जो डॉक्यूमेंट है, ऑफर फॉर सेल का जो डॉक्यूमेंट है, या तो 2 डायरेक्टर्स यहाँ पर साइन करें, ठीक है, अगर कोई कंपनी है तो, और अदरवाइज अगर यहाँ पर एक पार्टनरशिप फर्म है तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द पार्टनर्स इसको साइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज बोली गई है। अब यहाँ पर नंबर याद रख लेना कि 2 यहाँ पर आपके पास में डायरेक्टर्स होने चाहिए कंपनी के। अगर यहाँ पर ओएफएस को किसने साइन किया है, यहाँ पर ये ओएफएस जो है वो आपकी लाई गई है बाय द कंपनी। और अगर ये किसी पार्टनरशिप फर्म या किसी फर्म के थ्रू लाई गई है तो 1/2 ऑफ द पार्टनर्स यहाँ पर आपके इन्वॉल्व रहेंगे। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो यहाँ पर एबीसी ने 1 लाख शेयर्स अपने किसको दिए, यहाँ पर किसी प्रमोटर्स को दिए। ठीक है, और बोला कि भाई ये हर एक शेयर जो है वो आपका 100 रुपीज का है। अब ये हुआ कब, ये हुआ 1 जनवरी को। अब 1 जनवरी के बाद आया आपका सीधे सीधे 1 मार्च। 1 मार्च में यहाँ पर हमारे जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने इन शेयर्स को पब्लिक को दे दिया। ठीक है, कैश कब देना था, 6 महीने के अंदर अंदर देना था, तो इन्होंने तीसरे महीने में ये काम करना शुरू कर दिया। अब ऐसे में यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑफर दिया जा रहा है इसमें जो डॉक्यूमेंट होगी वो हमारी मानी जाएगी प्रोस्पेक्टस। और डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या बताएगी कि भाई कंपनी की क्या डिटेल्स हैं, फाइनेंशियल रिस्क क्या है, क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और कितना अमाउंट एबीसी लिमिटेड जो है उसने अभी तक रिसीव कर लिया है इस पर्टिकुलर प्रमोटर से। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा 100 रुपीज पर शेयर है, तो कितना अमाउंट यहाँ पर इनको मिल चुका है और कितना मिलना बाकी है, और कब या कहाँ पर हमारी जो पब्लिक है वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को देख सकती है और इंस्पेक्ट कर सकती है। प्रोस्पेक्टस और ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिफरेंसेस तो नहीं है, कुछ गड़बड़ घोटाला तो नहीं हुआ, वो यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। अब आ जाते हैं वापस हमारे सेक्शन पर। तो ये सेक्शन क्या बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि मान लो एक प्रोस्पेक्टस है, ठीक है, अब वो प्रोस्पेक्टस कौन लेकर आया होगा, या तो कंपनी खुद लेकर आई होगी या तो कंपनी के बिहाफ पर कोई लेकर आया होगा। तो ऐसे में हमें यहाँ पर क्या देखना है कि या ये तो आपकी जो प्रोस्पेक्टस है या तो ये बन जाए जब कंपनी खुद फॉर्म हो रही है, या तो फिर उसके बाद में जब उसको एडिशनल कैपिटल रेस करना है अपने लिए।
तो ऐसी सिचुएशन में इवन इफ ये यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन ने इशू की है प्रोस्पेक्टस जो कि इस कंपनी के फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं, उनके ऊपर भी आपका सेक्शन 26 लागू होगा। ठीक है। अब कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर बोली गई हैं कि जितनी भी हमारी प्रोस्पेक्टस हैं वो आपकी डेटेड होनी चाहिए, उसमें डेट मेंशन होनी चाहिए, वो साइंड होनी चाहिए, और इसमें इंफॉर्मेशन आपकी आनी चाहिए एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आनी चाहिए जो जो सेबी ने हमें बता रखी हैं। यहाँ पर आपके कुछ भी इस तरह के मैटर्स होते हैं कि भाई कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पर सिक्योरिटीज जो ऑफर की जा रही हैं उससे रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे उसकी फेस वैल्यू हो गई, फिर डायरेक्टर्स कौन है, प्रमोटर्स कौन है, ऑडिटर्स कौन है, कॉन्ट्रैक्ट्स अगर यहाँ पर आपके इश्यूज से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसके अलावा कोई भी रिपोर्ट्स यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर, जैसे कि बैलेंस शीट में आपको एसेट्स लाइबिलिटीज बताने होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको देखना होता है डिविडेंड्स आप कितना दे रहे हो। अगर आप यहाँ पर इन चीजों को फॉलो नहीं करोगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो देखो क्या लिखा है, एवरी प्रोस्पेक्टस issued by or on behalf of a company either with reference to its formation या फिर सब्सिक्वेंटली जब ये कंपनी फॉर्म हो रही थी या तो तब या तो बाद में उसके जब इसको और ज्यादा कैपिटल की जरूरत थी, तो यहाँ पर या तो खुद कंपनी करेगी या तो कंपनी के बिहाफ पर कोई पर्सन क्या कर रहे हैं जो कंपनी के फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं, वो जब प्रोस्पेक्टस लेकर आएंगे तो ये प्रोस्पेक्टस आपकी डेटेड होनी चाहिए, इस पर डेट मेंशन होनी चाहिए और ये साइंड होनी चाहिए। ठीक है। ऑल्सो ये वो सभी मैटर्स को यहाँ पर इन्फॉर्म करेगी जो कि हमारे यहाँ पर किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है या फिर इम्पोर्टेंट है, जैसा मैंने अभी आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी। ठीक है। तो ये सारी चीजें कि हमें कौन कौन से मैटर्स बताने हैं, कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देनी है, ये कौन बताएगा, सेबी बताएगा। और सेबी किसके साथ कंसल्ट कर कर बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में। ऑल्सो ये बोल रहे हैं कि मान लो यहाँ पर हमारा जो सेबी है, ठीक है, जब तक कि भाई हमें क्या क्या डिटेल्स चाहिए, ठीक है, तब तक सेबी का जो हमारे पास में एक्ट है वो यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगा। तो सेबी एक्ट 1992 जो है वो आपका एप्लीकेबल रहेगा। कब तक एप्लीकेबल रहेगा, जब तक कि सेबी एकदम डायरेक्टली हमें बता नहीं दे रही है कि कौन कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें देनी है। ऑल्सो कुछ एग्जाम्पशंस हैं यहाँ पर। ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है आपके लिए, कुछ एग्जाम्पशंस हैं। अब एग्जाम्पशंस में आप क्या देखेंगे कि हमारा जो सेक्शन 26(1) है वो कब अप्लाई नहीं होगा। तो अगर कोई कंपनी एक प्रोस्पेक्टस लेकर आ रही है, ठीक है, और ये जो शेयर्स हैं ये इशू कर रही है केवल अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए या फिर जिन्होंने यहाँ पर इसके डिबेंचर्स खरीदे हैं, तो डिबेंचर होल्डर हो सकते हैं, जैसे बॉन्ड होल्डर्स होते हैं ऐसे डिबेंचर होल्डर्स हो गए, या तो फिर कंपनी के खुद के एग्जिस्टिंग मैटर्स हैं, तो यहाँ पर 26 सेक्शन आपका एप्लीकेबल नहीं है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि रिनंसिएशन अलाउ किया जा रहा है, तो अगर शेयर्स इन और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी वेयर एन एप्लीकेंट हैज अ राइट टू रिनाउंस टू द शेयर्स और नॉट अंडर सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 62 इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन। ठीक है। तो अगर यहाँ पर इस तरह का कोई भी रिनंसिएशन अलाउ किया जा रहा है जिसमें कि क्या देख रहे हो आप कि ट्रांसफर किया जा रहा है, हमारी जो राइट्स हैं उनको हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसी और पर्सन को, और ये हम किसके अंडर करेंगे, सेक्शन 62 1 ए ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर शेयर्स डिबेंचर्स ऑफर जो हैं वो हमारे सिमिलर हैं जैसे कि हमारे पहले थे और यूनिफॉर्म नेचर में है। एक बार हमने शेयर्स यहाँ पर अपने इशू किए थे और उनकी जो नेचर है वो जो यहाँ पर आपके शेयर्स हैं वो सिमिलर हैं जैसे पहले किए गए थे। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप क्या करोगे, आपको जरूरत नहीं है कि आप एक प्रोस्पेक्टस को यहाँ पर इशू करो। ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट इसमें कि अगर यहाँ पर, ठीक है, नो प्रोस्पेक्टस शैल बी इशूड बाय ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी इन रिलेशन टू द इंटेंडेड कंपनी unless on before the date of its publication there has been delivered to the register for filing। तो फाइलिंग के टाइम पर जो प्रोस्पेक्टस है वो हम कब तक इशू नहीं कर सकते हैं, जब तक कि इसकी एक कॉपी आरओसी को हमने भेजी नहीं है। जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं उनको जब तक हमने अपने प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी नहीं भेजी है
तब तक हम इस प्रोस्पेक्टस को पब्लिकली इशू नहीं कर सकते। और ये जो प्रोस्पेक्टस होगी ये यहाँ पर साइंड होनी चाहिए। तो कौन साइन करेगा यहाँ पर? हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो साइन करेंगे, या तो जो प्रपोज डायरेक्टर हैं, कंपनी अगर फॉर्म हो रही है तो वो साइन करेंगे, या फिर कोई ऑथराइज्ड अटर्नी इसको साइन करेंगे। ठीक है, तो फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स हैं ये आपकी, क्या है ये आपकी? ये है आपकी फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स। तो फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स क्या बोल रही हैं कि जो एक प्रोस्पेक्टस है वो हमारी कब तक इशू नहीं होगी? जब तक ये कॉपी डिलीवर नहीं की जा रही है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, और साथ में यहाँ पर उसको साइन नहीं किया जा रहा है। इस प्रोस्पेक्टस को कौन नहीं साइन कर रहे? या तो हमारे डायरेक्टर करें सभी के सभी, या तो फिर हमारे प्रपोज डायरेक्टर्स करें, या तो हमारे ऑथराइज्ड अटॉर्नी करेंगे। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। यहाँ पर बात हो रही है आपके कि रजिस्ट्रार का फाइलिंग नोट क्या रहेगा। तो हर एक प्रोस्पेक्टस जो कि हमारे सबसेक्शन 1 के अंडर आ रही है उसके ऊपर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि क्लियरली हमें उसके फेस पर क्या बताना है कि ये आपकी रजिस्ट्रार के पास ऑलरेडी फाइल्ड है, आरओसी के पास हमने इसे ऑलरेडी फाइल कर दिया है। साथ में हमें यहाँ पर क्या बताना है कि हमारे पास में कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बोली गई हैं, और हमें कौन से स्टेटमेंट्स में हम इन्हें रेफर कर सकते हैं कि कौन सी डॉक्यूमेंट्स कहाँ मेंशन्ड है। ठीक है, तो हमें सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर एक तो अपनी चिपका कर देनी है, अटैच करनी है इनके साथ में। साथ में ये भी बताना है कि भाई हमारी जब स्टेटमेंट्स लिखी जा रही हैं कि कौन सी डॉक्यूमेंट आपको कहाँ मिलेगी, ताकि आप आसानी से रेफर कर लो। अच्छा, अब यहाँ पर आती है बात कि वैलिडिटी क्या है। इसकी वैलिडिटी, आपके प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी क्या है? तो ये बोल रहे हैं कि एक प्रोस्पेक्टस जो है वो आपका इनवैलिड हो जाएगा। नो प्रोस्पेक्टस शैल बी वैलिड, मतलब कोई आपका जो प्रोस्पेक्टस है वो इनवैलिड हो जाएगा अगर यहाँ पर ये कब आया है? 19 डेज के बाद में इशू किया है, जब आपने इसे आरओसी को डिलीवर किया था। आज अगर आरओसी को ये डिलीवर हुआ है तो 90 दिन के अंदर अंदर इस प्रोस्पेक्टस को आपको इशू कर देना है। अगर 90 दिन से ज्यादा का समय ले लिया आपने तो आपका प्रोस्पेक्टस क्या होगा? ये आपका इनवैलिड मान लिया जाएगा। आगे समझ में इतना? अब एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं, वैसे तो समझ आ ही गया होगा ताकि याद हो जाए। तो मानकर चलो अब यहाँ पर एक कंपनी है हमारे पास में, एक सेकेंड, यहाँ पेज ले लेते हैं। हाँ, तो देखो, मानो हमारे पास में क्या है, एक XYZ लिमिटेड कंपनी है और यहाँ पर ये फंड्स रेस करना चाहती है अपने इक्विटी शेयर्स के थ्रू इशू कर कर। तो इन्होंने क्या किया, एक अपनी प्रोस्पेक्टस निकाली। अब कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, रिस्क फैक्टर्स, ये सारी चीजें उसने लिख कर दे दी, और ऑडिटर की रिपोर्ट्स, प्रॉफिट्स भी दे दिए। इसके बाद में अब इसको इसे पब्लिश करना था। पब्लिश कहाँ कर सकती है? न्यूज़पेपर्स में या अलग अलग वेबसाइट्स पर, अपनी खुद की, अपने जो ब्रोकर्स हैं उनकी वेबसाइट पर। तो इससे पहले क्या करना होगा, एक यहाँ पर साइंड कॉपी होनी चाहिए। साइंड कॉपी कौन करेगा? इसके सभी डायरेक्टर्स या फिर ऑथराइज्ड अटॉर्नी करेंगे, या तो फिर प्रपोज डायरेक्टर्स करेंगे। ठीक है, उसको हमें किसके साथ फाइल करनी है? विद आरओसी करनी है। अच्छा, और प्रोस्पेक्टस में हमें एकदम उसके फेस पर, उसके मुंह पर ही लिख कर देना है कि इसकी एक कॉपी जो है वो हमने रजिस्ट्रार को दे दी थी। ऑल्सो यहाँ पर रजिस्ट्रार को जैसे ही डिलीवर होती है प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी, तुरंत क्या होगा, तुरंत उसके 90 दिन के अंदर अंदर हमें अपनी प्रोस्पेक्टस को भी इशू करना होगा। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पर आपके पास में हमारे जो शेयर्स हैं उन्हें इशू करना होगा। अगर हमने शेयर्स इशू नहीं किए तो फिर ये आपका पूरा का पूरा जो प्रोसीजर था ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे समझ में इतना। अब आ जाते हैं कि भाई क्या क्या पेनल्टीज हमारे ऊपर लगेंगी, क्या पनिशमेंट्स हमें मिलेंगी अगर हमने इस सेक्शन को फॉलो नहीं किया। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई देखो, अब आपके पास में अगर कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू किया गया आपने और उसके जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, उसके जो प्रोविजंस हैं वो अगर यहाँ पर कॉन्ट्रावेंशन हो रही है तो ऐसे में कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा। और जो कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा वो मिनिमम कितना है, मिनिमम कंपनी के ऊपर 50,000 रुपए का फाइन लगेगा, और मैक्सिमम जो है वो आपका 3 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है। ऑल्सो ये क्या बोलते हैं कि अगर यहाँ पर कोई पर्सन है, ठीक है, जो कि इस इशू का पार्टी थे, नोइंगली एक पार्टी थे इस इशू की, जैसे कि डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या फिर कोई भी अदर पर्सन जो इन्वॉल्व हैं,
तो इनके ऊपर भी फाइन लगेगा। इनके ऊपर भी अगेन 50,000 रुपए तक या फिर 3 लाख रुपए तक का फाइन लगेगा। तो 50,000 रुपए मिनिमम है और 3 लाख रुपए मैक्सिमम है। समझ में आ गया? तो कंपनी को यहाँ पर क्या होगा, उसके ऊपर फाइन लगेगा ऑफ नॉट लेस देन 50,000 रुपीज, जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं 3 लाख रुपए तक। और हर एक पर्सन जो कि यहाँ पर पार्टी थे इस इशू के, वो भी पनिशेबल रहेंगे, जिनके ऊपर 50,000 कम से कम और मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का फाइन लगेगा। अच्छा, अर्लियर ना यहाँ पर क्या होता था, आपका इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। जो अमेंडमेंट बिल आया उसके बाद में अब ये आपका क्रिमिनल नहीं रहा है, तो किसी भी तरीके की जेल वगैरह नहीं होगी, सब कुछ सिंपल सिंपल सा है। ठीक है, 50,000 और 3 लाख रुपए याद रखोगे। अब तो इसको चैप्टर 3 में सेक्शन 26 के अंदर जो बातें बोली गई हैं उसमें कितना कितना फाइन है, 50,000 का और आपका 3 लाख रुपीस का। चलो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर। नेक्स्ट सेक्शन क्या है हमारा, सेक्शन 27। अब मान लो यहाँ पर कुछ वेरिएशंस करने की बारी है, कुछ चेंजेस करने की बात है। ठीक है, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो एक कंपनी जो है ये बोल रहे हैं कि ये यहाँ पर अपने टर्म्स और कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई भी चेंजेस नहीं करेगी। ठीक है, कर सकती है, कब कर सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी ये क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर रेफर टू इन द प्रोस्पेक्टस और ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द प्रोस्पेक्टस वाज इशूड एक्सेप्ट कि यहाँ पर अप्रूवल लिया जाए। अब अप्रूवल किस तरीके से लिया जाएगा, तो अप्रूवल यहाँ पर लिया जाएगा, एक जनरल मीटिंग होगी और जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये हो जाता है तो ठीक है, फिर आप अपने प्रोस्पेक्टस में चेंजेस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। अब कुछ शेयर होल्डर्स होंगे जो आपकी बात से रेडी नहीं होंगे, आपकी बात मानेंगे नहीं। तो जो डिसेंटिंग यहाँ पर शेयर होल्डर्स होते हैं, वो कौन से शेयर होल्डर्स हो गए, जो कि यहाँ पर मना कर रहे हैं कि ये जो प्रपोजल्स आप दे रहे हो, ये जो टर्म्स आप चेंज कर रहे हो, ये कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंजेस को हम यहाँ पर अग्रीमेंट नहीं दे रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्योंकि एक स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए पास हुआ है, इनको एक ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन क्या होगा कि आप एक काम करो, अब आप एक एग्जिट ले लो कंपनी से। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जिट ऑफर हमारा कौन दे रहा है, प्रमोटर्स दे रहा है या कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स देंगे। तो वो एग्जिट प्राइस कौन सा होगा, जैसा कि सेबी के रेगुलेशंस ने यहाँ पर डिसाइड किया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग इन शेयर होल्डर्स को, जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनको दूसरा ऑप्शन भी दिया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो आपने क्या करना था, आपने मीटिंग बिठानी थी कि भाई स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और कुछ वेरिएशंस करने हैं, तो वो मीटिंग से पहले आपको 1 महीने पहले एटलीस्ट एक एडवर्टीजमेंट देना होगा कि हम यहाँ पर कुछ चेंजेस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास कराना है हमारे फॉर्म पास 1 में। ये जो प्रोस्पेक्टस है ये हमारा 90 दिन के अंदर अंदर इश्यू हो जाना चाहिए ऑफ इट्स डिलीवरी टू आरओसी। आ गया इतना समझ में कि क्या बोला गया, इन्होंने बोला अगर आपको वेरिएशंस कराने, पहली बात तो अलाउड नहीं है, चलो अलाउ कर देते हैं, तो ऐसा करो जनरल मीटिंग बिठाओ और जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। अब कुछ शेयर होल्डर्स मना कर देंगे स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के बाद में भी, तो उनको तुम्हें फिर एक एग्जिट ऑफर देना है। अगर तुमने एग्जिट ऑफर यहाँ पर दिया तो किस अमाउंट पर इनके जो शेयर्स हैं वो बेचे जाएंगे, ये सेबी डिसाइड करेगा। ऑल्सो याद रखना, ये जो वेरिएशंस के लिए मीटिंग आप बिठा रहे हो, रेजोल्यूशन पास करोगे, ये रेजोल्यूशन पास होने से पहले पहले 1 महीने पहले इस बात का एडवर्टीजमेंट आपको देना होगा कि आप वेरिएशंस करवा रहे हैं फॉर्म पास 1 में, एंड यहाँ पर उसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। आगे समझ में। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, दैट इज सेक्शन 28। अब ऐसा मानो कि आपके पास में जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, या जो प्रमोटर हैं, ठीक है, या तो कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स जिनके पास थे, ये अपने शेयर्स कंपनी को बेचना चाहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में अब कंपनी तो यहाँ पर शेयर्स नहीं बेच रही है, तो सबसे पहले जो मेंबर्स हैं, ठीक है, जिनके शेयर्स यहाँ पर प्रपोज किए जा रहे हैं कि भाई हम अपनी पब्लिक को ये शेयर्स बेचेंगे, कंपनी इनको ऑथराइज करेगी कि आप ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ये जो शेयर्स इनके बेचे जा रहे हैं, ठीक है, उनका पैसा भी किसको मिले, उसका पैसा भी यहाँ पर इन शेयर होल्डर्स को ही मिलेगा।
इसको हम ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। प्रॉपर ओएफएस जो होता है ना वो यही होता है। अभी तक जो पढ़ रहे थे ना, जैसे कंपनी अपने शेयर्स दे रही थी, वो होता है पब्लिक इशू। अब ये ऑफर फॉर सेल में क्या है कि यहाँ पर प्रोमोटर्स अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं। और अगर बात करें प्रोस्पेक्टस की, ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोस्पेक्टस बनेगी तो, लेकिन उसमें साफ साफ बोला जाएगा कि कंपनी केवल और केवल एक फैसिलिटेटर की तरह काम कर रही है, जो इनको हेल्प कर रही है कि तुम अपने शेयर्स बेच दो। अब आती है बात हमारे नए सेक्शन की कि किस तरीके से जो हमारी सिक्योरिटीज का पब्लिक ऑफर हो रहा है वो डीमैट फॉर्म में या डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो एक हमारे पास ना डिपॉजिटरीज एक्ट होता है, और साथ में यहाँ पर हमें सेबी भी बोलती है अपनी रेगुलेशंस के थ्रू कि अगर आप अपने शेयर्स को इशू करा रहे हो तो वो कैसे होने चाहिए, वो आपके डीमैट फॉर्म में होने चाहिए। ऑल्सो यहाँ पर किसके ऊपर ये रेगुलेशंस नहीं लगेंगी, अगर कोई भी कंपनी हमारी गवर्नमेंट कंपनी है या फिर निधि कंपनी है या तो होली ओन्ड सब्सिडरी है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने शेयर्स जरूरी नहीं है कि डीमैट फॉर्म में ही इशू करो। अलोंग विद दिस यहाँ पर एक बात बोली गई है कि एक फॉर्म था आपका फॉर्म पास 16, ठीक है, तो फॉर्म पास सॉरी 6। अब यहाँ पर जितनी भी हमारी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं, इनको फॉर्म पास 6 जो है ये फाइल करना होगा विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी 60 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर, ठीक है। जब हमारा यहाँ पर कंक्लूजन हो रहा है, ठीक है, हर एक आधे साल का, देखो क्या होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है। अब फाइनेंशियल ईयर आपका कैसे होगा, फाइनेंशियल ईयर होता है आपका बेसिकली 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब आपके 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, 6 महीने आपके कब कंप्लीट हो रहे हैं, 30 सितंबर को आपके कंप्लीट होंगे। तो इन 30-60 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, फ्रॉम द कंक्लूजन कि आज मान लो 30 सितंबर आपकी हो गई, अब 30 सितंबर से अगले 60 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर आपको फॉर्म पास 6 जो है वो फाइल करना होगा। ऑल्सो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रार यहाँ पर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनके कुछ ग्रीवांसेस तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं इसको। तो ये रूल जो है ये हमारा कब अप्लाई नहीं हो रहा, किसी भी अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, जो एक निधि कंपनी, एक गवर्नमेंट कंपनी या फिर एक होली ओन्ड सब्सिडरी है। और जितनी भी अनलिस्टेड कंपनी है इनको क्या करना है, फॉर्म पास 6 यहाँ पर फाइल करना है। किसके पास में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में, कब, 60 दिन के अंदर अंदर। कब से, जैसे ही यहाँ पर आपका 30 सितंबर कंप्लीट हुआ या फिर 31 मार्च कंप्लीट हुआ। 31 मार्च में आपका सेकेंड हाफ आ गया ना, ये आपका फर्स्ट हाफ कंप्लीट हुआ, तो इनके 60 दिन के अंदर अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या देखा था कि इन्वेस्टर्स के भी तो कुछ ग्रीवांसेस हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम देख रहे हैं कि भाई हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके अपने कुछ ग्रीवांसेस हैं, तो वो भी हमारे क्या होने चाहिए, दे शैल आल्सो बी फाइल्ड बिफोर द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। ओके, किसके सामने करने हैं, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के सामने। बोल रहे हैं कि भाई जब तुम्हें एडवर्टाइज करना है अपने प्रोस्पेक्टस को, तो यहाँ पर, ठीक है, आप किसी भी मैनर में अगर इसको एडवर्टाइज करने जा रहे हो तो इस प्रोस्पेक्टस के कंटेंट में आपको क्या क्या चीजें बतानी होंगी। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बताने हैं। फिर यहाँ पर बताना है, अब देखो हमने देखा था ना कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है या तो फिर मेंबर्स की या तो अनलिमिटेड होती है, तो वो हमें बतानी है कि किस तरह की है। कितना शेयर कैपिटल हमारे पास कंपनी के है, शेयर कैपिटल क्या था, जब इसने अपने शेयर्स को इशू किया तो शेयर होल्डर्स ने जो पैसा दिया। और यहाँ पर कौन कौन सिग्नेटरीज है इस मेमोरेंडम का, और कितने शेयर्स इन्होंने यहाँ पर सब्सक्राइब किए हुए हैं, और कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, कंपनी के पास कितना डेट है, कितने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, कितने इक्विटी शेयर्स हैं। ये सारी की सारी बातें हमें कब बतानी है, जब हम अपने प्रोस्पेक्टस को एडवर्टाइज कर रहे हैं अंडर सेक्शन 30। अब आते हैं हमारे नए सेक्शंस के पास में, सेक्शन 31 एंड साथ में सेक्शन 32। तो ये हमारा किससे रिलेटेड है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड है। तो इसके बारे में अब हम डिटेल में समझेंगे। ऐसा मानो कि एक कंपनी है, ठीक है, अब वो कंपनी यहाँ पर ये चाहती है कि मैं इस पूरे साल में अलग अलग तरीके से फंड्स रेस करूँ, ठीक है, मतलब सेम तरीके से फंड रेस करूँ लेकिन अलग अलग टाइम पर करूँ।
तो इस कंपनी ने यहाँ पर डिसाइड किया कि मुझे 500 करोड़ रुपए का फंड चाहिए। अब वो फंड मुझे मान लो बॉन्ड्स के थ्रू चाहिए, ठीक है, डेट फंड है, मुझे बॉन्ड्स के थ्रू फंड चाहिए। पहले मुझे 300 करोड़ का चाहिए और दूसरा मुझे 200 करोड़ का, ठीक है। अब ये 1 साल के अंदर अंदर चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पर इन्होंने ये 1 अप्रैल को इशू किया और यहाँ पर इन्होंने इसको किया है 1 अक्टूबर को, राइट। अब ऐसी सिचुएशन में कंपनी क्या कर सकती है, केवल और केवल ना एक ही प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। क्या कर रही है कंपनी, एक ही प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है, जिसमें ये बता देगी कि भाई मैं डिफरेंट डिफरेंट ट्रांचेस के अंडर यहाँ पर सेम काइंड के ही, ठीक है, कोई भी चेंजेस तो है ही नहीं हमारे बॉन्ड्स में, इंटरेस्ट रेट सेम है, वैलिडिटी सेम है, सब कुछ यहाँ पर सेम है, मैच्योरिटी पीरियड को जो भी आपका सारा कूपन रेट्स वगैरह वगैरह सब सेम है। बस कंपनी क्या कर रही है, इनको अलग अलग टाइम पर इशू कर रही है ताकि अलग अलग टाइम पर फंड्स ले पाए। तो ऐसे में यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या करती है, एक यहाँ पर जब कोई कंपनी या अदर पर्सन यहाँ पर क्या चाहते हैं कि हमें अलॉटमेंट करनी है सिक्योरिटीज की अलोंग विद एडवांस पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का जो पेमेंट है वो हमारे पास एडवांस में हो जाना चाहिए और कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं होने चाहिए। तो कंपनी क्या करेगी, यहाँ पर शैल इंटीमेट द चेंजेस टू सच एप्लीकेंट्स और इफ दे एक्सप्रेस द डिजायर टू विड्रॉ देयर एप्लीकेशन, the company or other person shall refund all the monies received as subscription within 15 days thereof। ठीक है, तो अब ये जो प्रोस्पेक्टस थी हमारी कैसे आई, ये हमने जैसे बोला कि हमने वैलिडिटी टाइम इसका 1 साल का दिया। अब मान लो यहाँ पर हमारे पास में जब बॉन्ड्स इशू किए गए, यहाँ पर जब बॉन्ड्स इशू किए गए, ऐसी सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट्स चेंज कर दिए गए। अगर इंटरेस्ट रेट्स चेंज हो गए तो फिर हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो बोले कि नहीं, अब हमें यहाँ पर क्योंकि हमने तो पेमेंट अच्छा ये जो 200 करोड़ का पेमेंट है ना ये एडवांस में ले लेते हैं, ये कंपनी क्या कर रही है एडवांस में इस पेमेंट को ले लेती है, ठीक। अब कंपनी से इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि तुमने एडवांस में पैसा ले लिया, बाद में इंटरेस्ट रेट्स चेंज कर दिया, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये बॉन्ड्स वॉन्ड्स, तुम मेरा पैसा वापस करो। तो ऐसे में कंपनी क्या करेगी, कंपनी को 15 दिन के अंदर अंदर पूरा पैसा रिफंड करना होगा जो इनको सब्सक्रिप्शन के टाइम पर मिला था। अच्छा, शेल्फ प्रोस्पेक्टस का यहाँ पर वैलिडिटी कितना है, 1 साल का है। अच्छा, अब वैलिडिटी पीरियड के टाइम पर 1 महीने पहले ऐसे सब्सिक्वेंट ऑफर के कंपनी को एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम देना होता है इन फॉर्म पास टू, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप चाहते हो कि मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर इस तरीके का एक और ऑफर लेकर आऊं, 300 करोड़ का एक ऑफर आ चुका है, कब आया था 1 अप्रैल को। 200 करोड़ का ऑफर कब आएगा, ये आएगा 1 अक्टूबर को। तो आपको क्या करना है, 1 सितंबर को फॉर्म पास 2 के अंडर एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करना होगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे नए इस पर प्रोस्पेक्टस पर, दैट इज रेड हैरिंग प्रोस्पेक्टस, और ये आता है आपका सेक्शन 32 के अंडर। सेबी कहता है कि कंपनी से काम करो, तुम हमें ये मत बताओ कि तुम्हारे शेयर्स का फाइनल प्राइस क्या होगा, लेकिन तुम कम से कम अपनी कंपनी के डिटेल्स तो लेकर आओ। तो यहाँ पर एक इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस होता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक रेड फ्लैग्ड प्रोस्पेक्टस है, एक रेड फ्लैग्स बंदा है जो कि अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, वो यहाँ पर एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करने की बात करती है, जो कि इसको क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास एटलीस्ट अपने शेयर इशू करने से 3 दिन पहले पहले क्या करना होगा, यहाँ पर रजिस्ट्रार के पास में फाइल करना होगा। और जैसे ही इनका जो सब्सक्रिप्शन है ये क्लोज होगा, ठीक है ना, जैसे ही इनका ऑफर जो है वो क्लोज होगा, प्रोस्पेक्टस जो है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको फाइनल वाली देनी होगी, जिसमें कि आप सारी इंफॉर्मेशन दोगे कि आपने जो सिक्योरिटीज इशू की हैं उसमें क्या क्लोजिंग प्राइस था एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कि भाई यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें रखनी थी, जैसे कि यहाँ पर कितना कैपिटल रेज किया है, क्लोजिंग प्राइस क्या था। और ये फाइनल प्रोस्पेक्टस कहाँ जाएगा, आपका एक्चुअल डिटेल्स के साथ में आरओसी और सेबी के पास में जाएगा। तो मान लो कोई कंपनी है ना, अब इस कंपनी ने पहले तो अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो था वो आरओसी के साथ में फाइल करा, जिसमें कि कुछ डिटेल्स इन्होंने दे दी और अपना फाइनल प्राइस नहीं बताया स्टॉक का। तो लेकिन जैसे ही इनका आईपीओ आएगा और आईपीओ जैसे ही क्लोज होगा, क्लोजिंग डेट के बाद में इनको क्या करना होगा, अपना फाइनल प्राइस बताना होगा कि भाई हमारा फाइनल प्राइस ये रहा और इतना कैपिटल हम रेस कर रहे हैं।
और ये सारी बातें किस में आएंगी, ये सारी बातें आपकी बेसिकली हमारे फाइनल प्रोस्पेक्टस में आएंगे, जिसको आरओसी और सेबी के साथ में फाइल करना होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, सेक्शन 33, जो कि बात कर रहा है इशू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर सिक्योरिटीज। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास जो शेयर्स को हमें इशू करना है, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि अब देखो इतना बड़ा प्रोस्पेक्टस होता है, इतना मानते हो, तो अब जो प्रोस्पेक्टस होता है ना उसकी एक समरी बना दी जाती है ना। क्या किया जा रहा है, एक समरी बना दी जा रही है पूरे प्रोस्पेक्टस की, और ये बोलते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका जो सिक्योरिटीज आप इशू करने जा रहे हो बिना अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस के नहीं होना चाहिए। मतलब जब आप किसी को एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे हो, राइट, मैं अप्लाई करने गई आईपीओ के लिए, तो मुझे अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस मिलना चाहिए। ऑल्सो अगर मैं मांगती हूँ कि भाई नहीं, मुझे तो पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस दो, ये डिटेल में चाहिए मुझे, समरी मेरे लिए काम नहीं करेगी, तो आपको वो भी प्रोवाइड करना होगा सब्सक्रिप्शन लिस्ट को क्लोज करने से पहले और ऑफर को क्लोज करने से पहले। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर भी आपके पास में एक एक्सेप्शन है। मानकर चलो कि हमारे पास में पब्लिक इशू नहीं हो रहा, ठीक है, तो हमें अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस की कब जरूरत नहीं होती है, या तो हमारे पास में पब्लिक इशू नहीं किया गया शेयर्स को, या तो फिर हमारे पास में एक बोनाफाइड अंडरराइटिंग एग्रीमेंट है जो कि प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा, इसके अलावा अगर हमने ऑफर किया है अपने शेयर्स को एग्जिस्टिंग मेंबर्स के पास में, तो भी जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पर इन चीजों को फॉलो करें। लेकिन अगर यहाँ पर डिफॉल्ट कर जाते हैं, हम बात को नहीं मानते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, 50,000 रुपीज पर डिफॉल्ट फाइन लगेगा। ठीक है, तो जो भी लोग मांग रहे हैं कि भाई हमें पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस दो, आप दो। अगर यहाँ पर आपने अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ नहीं दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अब पेनल्टी जो लगेगी वो कितनी रुपीस की लगेगी, 50,000 रुपीज पर डिफॉल्ट, मतलब जितने लोगों को मना किया उस हिसाब से 50,000 रुपए अब आप लगा कर चलो, राइट। अब आती है बात, हमने देखा था कि यहाँ पर मिस स्टेटमेंट हो जाती है। अब मिस स्टेटमेंट के टाइम पर मैंने आपको एबीसी में बोला था कि भाई अगर एक्सवाईजी लिमिटेड अंडर राइटर है और एबीसी मेन कंपनी है, तो मेन कंपनी के डायरेक्टर्स को यहाँ पर पनिश किया जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि अगर कोई ऐसा प्रोस्पेक्टस है जो कि फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स हमें दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको सेक्शन 447 के अंडर एक फ्रॉड माना जाएगा। लेकिन अगर पर्सन ये बोल देता है कि ये जो मिस स्टेटमेंट थी, या तो ये बहुत सिग्निफिकेंट नहीं थी, या फिर यहाँ पर ये मान लिया जाता है कि वो उसकी बात जो है वो सच है, ठीक है, तो यहाँ आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तो अगर किसी ने एक्सवाईजी लिमिटेड ने प्रोस्पेक्टस में रॉन्गली क्लेम किया था कि उनके पास पेटेंट है, जो काम वो कर रहे हैं उसके उनके पास पेटेंट है, ठीक है, तो ऐसे में हमारे जो डायरेक्टर्स हैं वो आपका क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिमिनल लाइबिलिटी को क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ये बता दें कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो ट्रू थी जब उन्होंने प्रोवाइड की थी, तो ऐसी सिचुएशन में उन पर कोई भी फ्रॉड या फिर कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये ना सेक्शन 447 जो है ये आपका फ्रॉड से रिलेटेड है। तो जो फ्रॉड में आपको पनिशमेंट्स दी जाती है वही यहाँ पर भी दी जाएंगी। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 35, जो बात करता है मिस स्टेटमेंट अगर हो रही है तो आपकी सिविल लाइबिलिटीज क्या है। क्रिमिनल लाइबिलिटीज तो हमने देख ली। तो अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है और उसको यहाँ पर लॉस हो गया क्योंकि आपके यहाँ पर कंपनी जो है या डायरेक्टर्स इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी, तो किसको पेमेंट करनी है, हमें कंपनसेशन कौन देगा, वो कॉम्पनसेशन हमें कंपनी, इसके डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स एक्सेट्रा ये लोग देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर डिफेंस कर सकते हैं वो लोग कि जो पर्सन था उसने क्या किया, विड्रॉ कर लिया कंसेंट बिफोर इशू, या फिर प्रोस्पेक्टस जो था वो इशू हुआ था लेकिन उसको नॉलेज या उसका कंसेंट उसमें नहीं गया। फॉर एन एग्जांपल, मान लो कोई इन्वेस्टर है, उन्होंने शेयर्स खरीदे किसी कंपनी के, ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने फॉल्स क्लेम पढ़ा हुआ था कि डेट फ्री कंपनी है, और उनका पैसा डूब गया क्योंकि कंपनी के ऊपर लोन थे काफी सारे। तो ऐसे में वो कंपनसेशन मांग सकते हैं कंपनी से, उसके डायरेक्टर से, या फिर वो एक्सपर्ट्स जिन्होंने उनकी इस स्टेटमेंट को वेरीफाई किया था कंपनी की कि हाँ कंपनी तो सच में डेट फ्री है। तो अब समझा,
when a person has subscribed for securities of a company acting on any statement including or the inclusion or omission of any matter in the prospectus जो कि misleading है या फिर इनको कोई लॉस या डैमेज हो गया, तो यहाँ पर कंपनी या फिर जो भी लोग इन्वॉल्व है, जैसे कि हमारे पास डायरेक्टर हो गए कंपनी के, है ना, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, या फिर कोई पर्सन जिन्होंने ऑथराइज किया था इनको कि भाई हाँ मेरा नाम लिख लो, और इस प्रोस्पेक्टस में उनका नाम या तो एक डायरेक्टर की तरह लिखा गया जैसे प्रपोज डायरेक्टर्स होते हैं, या फिर ये यहाँ पर अग्री कर जाते हैं कि हमें डायरेक्टर बनना है, प्रमोटर हैं कंपनी के, या फिर इनको ऑथराइज किया गया था कि आप इस प्रोस्पेक्टस को इशू कर सकते हो, या कोई ऐसे एक्सपर्ट जिन्होंने यहाँ पर, ठीक है, क्या किया था, यहाँ पर इन्होंने बोला था कि हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इन सभी पर आप क्या देखोगे कि इन्हीं सभी के ऊपर सिविल लाइबिलिटी है कि जो बंदे को लॉस हुआ है उतना लॉस आप यहाँ पर पे करो, कंपनसेट करो। लेकिन अगर यहाँ पर ये बंदा ही ऐसा है कि इसने अपना कंसेंट बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस विड्रॉ कर लिया था, या फिर प्रोस्पेक्टस जो है वो यहाँ पर उसके नॉलेज या कंसेंट के बिना इशू हुई, मान लो कोई डायरेक्टर है उनको तो नॉलेज ही नहीं थी कि उनके कंसेंट के बिना ही ये डेट फ्री वाली लाइन लिख दी गई थी, तो ऐसे में फिर वो कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे। आगे समझ में। अब नेक्स्ट आ जाओ, जब पनिशमेंट यहाँ पर आपकी दी जाएगी, क्यों, क्योंकि आपने फ्रॉडेंटली इंड्यूस किया था हमारे पास हमारे इन्वेस्टर्स को कि वो यहाँ पर इन्वेस्ट करें, तो कोई ऐसे प्रमोटर थे जिन्होंने फेक फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस दिखाए कि कंपनी ना अभी तो 2 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है लेकिन 1 साल के अंदर अंदर 50 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंच जाएगी, ताकि इन्वेस्टर्स यहाँ पर पैसा लगा लें, तो इनको भी प्रोसिक्यूट कर दिया जाएगा फ्रॉड के नाम पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में फ्रॉड में क्या क्या आ जाएगा, आपको जो जेल भी हो सकती है और फाइन भी लग सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी पर्सन क्या होगा, ये आपका सेक्शन 447 में एक फ्रॉड माने जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर समझना कि अगर हमारे पास में कोई भी ऐसा एक्शन है, ठीक है, कि कोई हमारे पास पर्सन है, ग्रुप है या एसोसिएशन है जो कि यहाँ पर मिस स्टेटमेंट की गई प्रोस्पेक्टस में उससे काफी ज्यादा अफेक्टेड है, तो वो सेक्शन 34, 35 या 36 के अंडर अपना क्या कर सकते हैं, केस को फाइल कर सकते हैं, राइट। तो देख लो, एक सूट जो है वो यहाँ पर फाइल किया जा सकता है, सूट बाय एनी अदर एक्शन अंडर सेक्शन 34, सेक्शन 35 और सेक्शन 36 बाय एनी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स इन द प्रोस्पेक्टस, या फिर ओमिशन या इंक्लूजन कर दिया है किसी गलत स्टेटमेंट का। ठीक है, अब यहाँ पर पनिशमेंट की बात हो रही है। पनिशमेंट्स कंपनीज एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फेवरेट पार्ट होते हैं इनके, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि क्या पनिशमेंट दी जाएगी उन लोगों को जो कि यहाँ पर किसी दूसरे पर्सन के नाम में अप्लाई कर रहे हैं या अलग अलग मल्टीपल एप्लीकेशन दे रहे हैं अलग अलग नाम की। ठीक है, तो कोई एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने 40 अलग अलग आईडीज बनाई और अलग अलग लोगों के नाम पर बनाई और अप्लाई करा आईपीओ में। ठीक है, तो ताकि उन्हें एक्स्ट्रा अलॉटमेंट्स मिले, तो ऐसे में इनके ऊपर भी पनिशमेंट लगेगी। ओके, तो यहाँ पर इनकी जो सिक्योरिटीज हैं कोर्ट उसको भी सीज कर सकती है या फिर डिसगॉर्ज कर सकती है जो गेन्स इन्होंने अर्न किए थे। ठीक है, आगे समझ में क्या हो रहा है, तो एक ऐसा पर्सन जो कि या तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन फिक्शियस नेम में दे रहा है या और भी बहुत सारी दे रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा शेयर्स एक्वायर कर पाए, सब्सक्राइब कर पाए। ठीक है, या फिर यहाँ पर मल्टीपल एप्लीकेशंस दे रहा है टू अ कंपनी इन डिफरेंट नेम्स, या तो यहाँ पर ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, कंपनी के को इंड्यूस कर रहे हैं कि कंपनी इनको शेयर्स इशू करे, अलॉट करे, सॉरी, और रजिस्टर कर रहे हैं एनी ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज टू हिम। तो ऐसे में ये सारी हरकतें इनकी 447 के अंडर फ्रॉड में मानी जाएंगी। और अगर कोई ऐसे पर्सन है जो कि कन्विक्ट हुए हैं इस सेक्शन के अंडर, तो कोर्ट इनसे बोल सकती है कि बेटा जितना पैसा तुमने यहाँ पर कमाया था सारा का सारा वापस करो, और अगर यहाँ पर ऐसी कुछ सिक्योरिटीज हैं तो उसे भी कोर्ट सीज कर लेगी, एंड जो अमाउंट यहाँ पर मिलेगा उस पूरे फंड को क्या करेगी, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में डाल देगी। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है कि जब सिक्योरिटीज को अलॉट किया जा रहा है
तो हमारी जब कंपनी यहाँ पर सिक्योरिटीज अलॉट करेगी तो सबसे पहले तो उन्हें एक चीज याद रखनी है, ये मैंने आपको पूरा कॉमर्स में भी बताया था कि अगर कंपनी के पास में, ठीक है, एप्लीकेशन 90% के शेयर्स, जैसे मान लो कंपनी ने यहाँ पर 100 शेयर्स इशू करने थे लेकिन एप्लीकेशन केवल 90 शेयर्स के लिए आई, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में यहाँ पर कंपनी से बोला जाएगा कि ठीक है आप इसको इशू कर दो, राइट। लेकिन अगर ये 89 शेयर्स हैं तो कंपनी को बोला जाएगा कि इस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर दो, कोई भी अलॉटमेंट आप नहीं कर सकते हो। आगे समझ में? तो यहाँ पर जब तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होगा अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारी इक्विटीज के लिए कितना होना चाहिए, शेयर्स के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, 90% से कम नहीं होना चाहिए। अगर 90% से कम होगा तो क्या होगा, तुरंत उनको बोला जाएगा कि अब यहाँ पर आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते हो। अच्छा, साथ में एप्लीकेशन मनी जो है, अब मान लो शेयर आपका चाहे 100 रुपए का था लेकिन आपने बोला था सभी एप्लीकेंट्स को कि कम से कम 20 रुपीज आपको पर एप्लीकेशन भेजने हैं, तो यहाँ पर 5% एप्लीकेशन मनी आपकी मिनिमम करेक्ट हो जानी चाहिए। अगर सब्सक्रिप्शन आपके पास 30 दिन के अंदर अंदर नहीं आता है तो फिर पैसे को रिफंड कर दो। मान लो किसी शेयर होल्डर ने यहाँ पर एप्लीकेशन भेजी लेकिन वो सब उनको शेयर्स आप नहीं दे रहे हो, तो ऐसे में आपको 30 दिन के अंदर अंदर उनके पैसे उन्हें वापस करने रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली सॉरी 15 दिन के अंदर अंदर उनके पैसे रिफंड करने हैं, और सब्सक्रिप्शन अगर 30 दिन में नहीं आएगा। अगर रिफंड यहाँ पर नहीं होता है तो डायरेक्टर्स को बोला जाएगा कि बेटा एक काम करो, अब तुम पर्सनली 15% पर एनम इंटरेस्ट के हिसाब से शेयर होल्डर्स का पैसा वापस दोगे, और कंपनी को यहाँ पर 30 दिन के अंदर अंदर अलॉटमेंट के आरओसी को इन्फॉर्म करना होगा। आगे समझ में? तो अब कंपनी को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि कोई भी अलॉटमेंट आपका तब तक नहीं कर सकते हो जब तक कि यहाँ पर जो आपने अमाउंट अपने प्रोस्पेक्टस में स्टेट की थी उसका आपको मिनिमम अमाउंट नहीं रिसीव हो गया है, और जो सम्स हैं आपके एप्लीकेशन अमाउंट जो मिलनी थी आपको, ठीक है, वो भी यहाँ पर मिनिमम 5% आपको रिसीव नहीं हुई। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका 90% से कम नहीं होना चाहिए। अमाउंट जो है वो आपके एप्लीकेशन की, बेसिकली जो एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव होनी थी, एप्लीकेशन कैपिटल जो रिसीव होनी थी, वो मिनिमम 5% आपको मिल जानी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका स्टेटेड मिनिमम अमाउंट है, अगर वो सब्सक्राइब नहीं हुआ है तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर लोगों का पैसा रिफंड करना होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आप वो पैसा वापस नहीं करोगे तो कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर क्या लगेगा, यहाँ पर इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगी। और साथ में अगर कंपनी यहाँ पर सिक्योरिटी इशू कर रही है तो उनको ये बात 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बताना होगा। साथ में अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो 1000 रुपीज पर डे या फिर 1 लाख रुपए, जो भी कम होगा उतना पेनल्टी इनके ऊपर लगाया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट विद स्टॉक एक्सचेंज। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर ही तो लिस्ट होते हैं हमारे शेयर्स। तो ये बोलते हैं कि भाई अगर तुम आईपीओ लेकर आ रहे हो तो आईपीओ से पहले क्या करो, अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी है हमारे पास, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी है, तो हर एक के पास में जाकर एप्लीकेशन दो, ठीक है, और परमिशन लो कि भाई यहाँ पर आप इन सिक्योरिटीज के साथ में इन स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ डील कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। साथ में जो भी पैसा आपको मिल रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन मनी के थ्रू जो आपको पैसा मिल रहा है उसको एक अलग ही बैंक अकाउंट बनाओगे और उसमें यहाँ पर रखोगे जब तक कि अलॉटमेंट और रिफंड जो है वो आपके कंप्लीट नहीं हो सकते, और इसको आप किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं करोगे अदर देन कि जो आपको एडजस्टमेंट्स करनी है अपनी सिक्योरिटीज अलॉट करने के लिए, ठीक है। साथ में यहाँ पर बोलते हैं कि अगर मान लो यहाँ पर आपको रीपेमेंट करनी है, ठीक है, तो रीपेमेंट आपको किस तरीके से करनी होगी, मान लो यहाँ पर अंडर राइटर्स थे, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास में एक कंपनी है और कंपनी को बोला गया है कि आपको कमीशन जो पे करना है अपने अंडर राइटर्स को वो कैसे करना है, या तो 5% आपका जो इशू साइज है वो, या जो भी आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने रेट डिसाइड किया था,
इसके अलावा अगर कोई डिबेंचर्स हैं तो ये 2.5% ऑफ इशू साइज हो सकता है, या तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हमारे पास में हमने जो डेट डिसाइड किया था, ठीक है। ऑल्सो जो टाइम पीरियड है उसका भी ध्यान रखना है कि रिफंड्स वगैरह जो हमें करने हैं, जो पैसा हमें एप्लीकेंट से मिला है वो हमें कब तक कर देना चाहिए। तो सेबी यहाँ पर डिसाइड करता है कि किस टाइम के अंदर अंदर हमें पैसा दूसरों का वापस करना है। नेक्स्ट आती है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है, तो एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ये इन्फोसिस ने ही शुरू किया था इंडिया में, पहली कंपनी इन्फोसिस थी जिसने ऐसा किया था। तो मान लो एक कंपनी है इंडिया में एबीसी। एबीसी चाहती है, ये इंडियन कंपनी है, कि भाई मेरे को ना कम दूसरे, जैसे मान लो यहाँ पर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, मुझे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी सिक्योरिटीज को क्या करना है, यहाँ पर लिस्ट करना है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। तो ऐसे में यहाँ पर जो अंडर राइटर्स होते हैं, अंडर राइटर्स काम आएंगे। तो मान लो सिटी बैंक है, सिटी बैंक का ही यहाँ पर कोई काम है अंडर राइटिंग परफॉर्म करने का। तो एबीसी क्या करेगी, अपने शेयर्स जो हैं वो यहाँ पर सिटी बैंक को देगी, और सिटी बैंक डिसाइड करेगी कि फॉर एग्जाम्पल एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट में 5 शेयर्स आएंगे। तो इन्होंने क्या करना है, ये शेयर्स डायरेक्टली लिस्ट नहीं करने हैं, रेदर यहाँ पर डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स जो हैं वो सिटी बैंक अपनी क्या करेगी, लिस्ट कर देगी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, और एक कस्टोडियन होगा जो इन शेयर्स को अपने पास रखेगा। तो एक कंपनी यहाँ पर क्या कर सकती है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकती है अपनी जनरल मीटिंग में कि मुझे डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स जो हैं किसी फॉरेन कंट्री में इशू करनी है, और ये कैसे होनी चाहिए कि यहाँ पर कुछ हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस लगेंगी, राइट। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, दैट इज सेक्शन 42। अब सेक्शन 42 किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट्स में भी ना कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो ऑफर्स हैं ये आपके 50 लोगों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ऑल्सो या फिर यहाँ पर आपने जो भी नंबर प्रिस्क्राइब किया है, इसमें आपके क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और ईसॉप्स जो आप देते हो ना, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होते। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में आप मैक्सिमम 50 लोगों को ही इन्वॉल्व कर सकते हो एक बार में। ऑल्सो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंड साथ में ईसॉप्स आपके इन्वॉल्व नहीं रहते हैं जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट करोगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये सारी चीजें मिलाकर भी ये जो नंबर है, हमने जो प्राइवेट प्लेसमेंट करनी है, हमारे जो इन्वेस्टर्स का नंबर है, ये 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो भी कंपनी ऑफर दे रही है या इनवाइट कर रही है लोगों को कि आप हमारी सिक्योरिटीज को हमसे परचेज करो, हम आपको सिक्योरिटीज अलॉट करेंगे, ठीक है, इनको 60 दिन के अंदर अंदर, जब इनको पैसा मिल गया, एप्लीकेशन मनी मिलने के 60 दिन के अंदर अंदर इन सिक्योरिटीज को पर्टिकुलर पीपल को अलॉट करना है। अगर यहाँ पर 1 जनवरी को आपको पैसा मिला, ठीक है, तो 1 जनवरी को पैसा मिलने के बाद में आपको 2 या 3 मार्च तक यहाँ पर जो भी आपके 60 डेज में बैठेंगे, 28-29 डेज का वो लगाकर, तो 60 दिन के अंदर अंदर आपको ये शेयर्स अलॉट कर देने हैं इन लोगों को, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर आप इस पैसे को कहीं और यूज नहीं कर सकते, ये भी याद रखना। एंड अगर यहाँ पर आप अलॉटमेंट नहीं कर रहे हो तो लोगों का पैसा 15 दिन के अंदर अंदर वापस कर देना। जब आपके 60 डेज कंप्लीट हुए उसके 15 दिन के अंदर, उसके बाद में जो 15 दिन है आपके, उसके अंदर अंदर कंपनी क्या करेगी, पैसा वापस कर देगी। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो अगेन क्या होगा, यहाँ पर लगेगा इंटरेस्ट। अब की बार इंटरेस्ट कितना है, पब्लिक इशू में कितना इंटरेस्ट था आपका, 15% पर एनम था, यहाँ पर है आपका 12% पर एनम, ठीक है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 60th डे। तो आपको क्या बोला गया है कि आपको विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 60 डेज पैसा लोगों का वापस करना है। कर दिया, बहुत अच्छी बात, नहीं करा तो क्या करोगे, तैयार हो जाओ फिर तुम कि तुम्हारे ऊपर अब यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, वो भी 12% पर एनम के हिसाब से। तो हमें क्या ध्यान देनी है, कितने हमारे पास लोग हो सकते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट में, 50 हो सकते हैं। कौन नहीं हो सकता, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और ईसॉप्स नहीं आएंगे। कौन यहाँ पर आपके पास में टोटल एग्रीगेट गैप कितना है कि 200 लोगों से ज्यादा आपके पास टोटल नहीं होना चाहिए। इसमें हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर और ईसॉप्स को ऑफ कोर्स नहीं लेंगे।
इसके अलावा सिक्योरिटीज हमें 60 दिन के अंदर अंदर जब भी एप्लीकेशन मनी मिली हमें यहाँ पर उनको शेयर्स अलॉट करने, सिक्योरिटीज अलॉट करनी है। इन केस हमने नहीं अलॉट की तो हमें जो पैसा था लोगों का वो वापस देना है जब ये 60 दिन कंप्लीट हो गए, एक्सपायर हो गए, उसके बाद के 15 दिन के अंदर। अगर यहाँ पर रिफंड आप नहीं देते हो तो आपके पास पेनल्टी कब से लगेगी? 61st डे से। ठीक है, दो हम आपको 75 डेज का पूरा टाइम दे रहे हैं कि भाई 75 डेज के अंदर अंदर लोगों का पैसा वापस करो। 60 दिन जो यहाँ पर अलॉटमेंट के थे और 15 दिन एक्स्ट्रा, कि इन 15 दिन में पैसा वापस कर दो। तुमने नहीं किया, अब तुम एक काम करो, 61st डे से तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगेगी। अच्छा, जितने भी ऑफर्स हैं यहाँ पर, इनमें हमारे पास में वही लोग आएंगे जो कि कंपनी के पास, जिनको कंपनी ने पहले से इनविटेशन दे रखा था कि आप हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब कर लो। तो एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करो, उस रजिस्टर में यहाँ पर नाम लिखो कि केवल जो प्री आइडेंटिफाइड पर्सन है, जिनका आपने नाम रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, केवल उन्हीं को ऑफर दिया जाएगा। और जो भी लोग हैं जिनको ऑफर मिला है, ठीक है, वो ऑफर नाम के साथ होना चाहिए। नाम के साथ क्यों होना चाहिए वो ऑफर? क्योंकि आप इस ऑफर को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एक कंप्लीट रिकॉर्ड होगा ऐसे लोगों का, ऑफर्स का, जो कि यहाँ पर कंपनी कर रही है। और साथ के साथ यहाँ पर कंपनी को 30 दिन के अंदर अंदर, सॉरी, यहाँ पर क्या करना होगा, रेलेवेंट प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर के उसमें रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होगा। राइट, तो यहाँ पर क्या रहता है, आपको एज आरओसी के साथ में दो फॉर्म्स की फाइल करनी है। कौन कौन से? पास 4 और पास 5। अब पास 5 जो है उसमें आपको पूरा रिकॉर्ड देना है कि आपने किस किस को ये इस तरह के ऑफर्स दिए हैं, है ना, ऑफर्स बाय नेम जो हैं, और ये आपके 30 दिन ऑफ सर्कुलेशन के अंडर अंडर सारी चीजें हो जानी चाहिए। आगे समझ में इतना? नेक्स्ट आते हैं कि अगर पेनल्टी कितनी लगेगी। अगर एक कंपनी है जिसने ऑफर यहाँ पर दिया, ठीक है, और पैसा रिसीव कर लिया, इसके बाद में कंपनी जो है, राइट, क्या कर रही है, यहाँ पर कॉन्ट्रावीन कर रही है अपने इस सेक्शन का, जहां पर कि कंपनी को क्या बोला गया था, कंपनी को बोला गया था कि बेटा कंपनी, ये जो पैसा तुम रिसीव कर रहे हो इसे कहीं और तो यूज करोगे नहीं, इसके लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाओगे, आरओसी को 30 दिन के अंदर अंदर बताओगे, और यहाँ पर आपको सेक्शन 42 में जो जो चीजें बोली गई हैं वो अगर तुमने फॉलो नहीं की तो ऐसी सिचुएशन में आपको यहाँ पर पेनल्टी देनी पड़ेगी। और वो पेनल्टी कितनी होगी? या तो 2 करोड़ रुपए होगी, या तो जो अमाउंट आपने रेस किया था, आपने प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू जो अमाउंट रेस किया था वो, ठीक है, दो अमाउंट्स लेकर चलो। मान लो अमाउंट जो मैंने रेस किया वो था 1 करोड़ रुपए, और पेनल्टी या फिर 2 करोड़ की लगी तो कौन सी लगेगी? जो सबसे कम है। ठीक है, तो लोअर ऑफ अमाउंट रेस थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट और ₹2 करोड़। और कंपनी को साथ में जो पैसा रिफंड करना है वो कब करेगी? वो 12% पर एनम के इंटरेस्ट के साथ में। तो जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये पैसा कब मिलना चाहिए? जब इनके ऊपर ऑर्डर दिया गया कि बेटा तुमने पैसा गलत तरीके से यूज किया है या फिर तुमने कुछ कॉन्ट्रावीन की है बातों को, तो ऐसे में अब तुम्हें लोगों का पैसा रिफंड करना है। तो ये ऑर्डर जिस दिन भी आएगा उससे 30 दिन के अंदर अंदर लोगों का पैसा उनको वापस कर दिया जाएगा। आ गया समझ में? तो आज की क्लास में हमने काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने देखा कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है, फिर हमने समझा कि पब्लिक ऑफर क्या होता है। पब्लिक ऑफर में भी हमने देखा कि किस तरीके से पैसे को रिसीव किया जाएगा, किस तरीके से अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, अगर कंडीशंस फॉलो नहीं की जाती हैं तो अलॉटमेंट रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रावीन किया गया चीजों को तो पैसा लोगों का वापस करना है। इसके अलावा प्राइवेट प्लेसमेंट में हमारे पास कितने लोग होने चाहिए, प्राइवेट प्लेसमेंट होता क्या है, साथ में हमने प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से उसको एडवर्टाइज करना होता है। इसके अलावा अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस के बारे में हमने देखा, जिसमें मैंने बताया कि एक समरी होती है जो हमें एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देनी होती है ना। तो ये सारी चीजें आज हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके अलावा गाइस टेलीग्राम ग्रुप हमारा और चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। अगर आप चाहते हो कि पीएफआरडीए से रिलेटेड हमारे साथ में आप जुड़ो इसके कोर्सेज से,
या फिर सेबी के कोर्सेज से, तो हम आपके लिए क्या-क्या प्रोवाइड करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। हम आपके लिए पीडीएफ कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, पीडीएफ प्लस मॉक टेस्ट कोर्सेज एंड मेंटरशिप कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। सारी की सारी जो हमारी यहाँ पर लेक्चर्स होते हैं वो यूट्यूब पर कंप्लीटली फ्री है, एंड जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो पेड लेवल हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हम पेड क्लासेस ले रहे होते तो आपको प्रोवाइड करते हैं, यहाँ नहीं दे रहे हैं। तो रेस्ट बी अश्योर्ड, एंड जुड़ना ना भूलें हमारे चैनल के साथ में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप और हमारी आरपी एकेडमी को ज्वाइन करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।